नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। मिशन सलक्यारा नाटक देखने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, मंचन के जरिए समाज को साहस, समर्थन और एकता का दिया संदेश। किया जारी, बारिश, आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। जिला प्रशासन ने अधिकारियों को दिए निर्देश। अधिकारियों को अगले 24 घंटे का अलर्ट। मार्च का महीना शुरू, मौसम बार बार दिखा रहा अपना बदलता रूप। बारिश, बर्फबारी और तेज ठंडी हवाएं चलने से मौसम में फिर बढ़ी गलन। चंपावत में अराजक तत्वों का बढ़ रहा आतंक। स्कूल का ताला तोड़ लगाई किताबों में आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। चंपावत में 2 वाहनों को टक्कर मारकर भागने वाला वाहन चालक गिरफ्तार। हादसे में 3 लोग हुए थे घायल। चालक कार को टक्कर मारकर हो गया था फरार। चंपावत में दुकानदार ने किया किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास। पुलिस ने किशोरी की मां की शिकायत पर दर्ज किया मुकदमा। मामले की कार्रवाई में जुटी पुलिस। चंपावत में पूर्णागिरी मेले का आयोजन। मेले में चलने वाली टैक्सियों के चालक दिखेंगे एक जैसी वर्दी में। पुलिस और टैक्सी यूनियन के बीच हुई बैठक में लिया गया निर्णय। चंपावत में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और महिला को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लगभग 1200 किलो चरस बरामद। विकास नगर में बरसात के कारण जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ी ठंड। सड़क पर मलबा आने से मुख्य मार्ग हुआ बाधित। राहगीरों को करना पड़ा घंटों इंतजार। चंपावत में गौशाला में लगी आग। हादसे में 5 बकरी और 1 गाय की जलकर हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों की ओर। देहरादून राजभवन में चल रहे वसंतोत्सव में चंपावत जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है। जिले ने शहद की 3 श्रेणियों में पहला स्थान हासिल किया है। चंपावत जिले से ले जाए गए एपिस सेरामा, हिमालय हनी, वाइल्ड फॉरेस्ट हनी और मनो फ्लोरल हनी को पहले पुरस्कार के लिए चुना गया। वहीं चंपावत के स्टॉल का सीएम धामी ने भी निरीक्षण किया, साथ ही शहद का स्वाद भी चखा। बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी राजभवन में बसंत महीने में बसंत उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रकार की प्रजाति के फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई है। टिहरी गढ़वाल की लोकसभा सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने शनिवार शाम को मुख्यमंत्री से शासकीय आवास पर सपरिवार मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें टिहरी लोकसभा सीट से दोबारा बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड में बीजेपी ने 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा सीट पर बीजेपी ने पुराने चेहरों पर दांव खेला है। हरिद्वार और गढ़वाल, इन 2 सीटों पर बीजेपी ने अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया, जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं अब पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर जारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करें, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो पुराने चेहरे दोबारा वो लेके आए हैं, जिनसे राज्य की जनता का मोह भंग हो चुका है, जिनके लिए पूरे राज्य की जनता अपनी गुहार लगा लगा के थक गई। अगर हम टिहरी की बात करें तो टिहरी के जो हमारी सांसद है, तो वो तो लोगों ने पोस्टर तक लगाया कि हमारे सांसद गायब है, उनको खोजने के लिए। कोई क्षेत्र में जनता के बीच में कभी नहीं गए वो लोग। और ये भाजपा के जो नेता हैं, इनकी जो लिस्ट आई है, ये तो जनता आने वाले चुनाव में इनको नकारने वाली है, क्योंकि जिस उद्देश्य से क्षेत्र की जनता ने उनको चुनकर संसद के अंदर भेजा, लेकिन वो उनके मुद्दों को नहीं उठा पाए, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। लोगों की अपेक्षा थी कि सांसद हमारे बीच में आएंगे और हमारे प्रदेश का विकास होगा, जो हमारे प्रदेश की जो समस्याएं हैं उनको संसद में लेके जाएंगे और उसका समाधान करेंगे। लेकिन देखने में यह आया है कि जो इनके सांसद लोग हैं, ये पूरे अपने कार्यकाल के दौरान गायब रहे। जिस पार्टी को पूरे प्रदेश में ढूंढने से भी कोई अपना प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है, वो अन्य पार्टियों के घोषित प्रत्याशी पर अगर कोई टिप्पणी करे तो ये मुझे लगता है उचित नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी जाती है, वो चाहे किसी भी रूप में दी जाए, चाहे सांसद के रूप में दें या कार्यकर्ता के रूप में दें, तो एक और साथ ही भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी जो घोषित किया जाता है वो एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत घोषित किए जाते हैं।
लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और कांग्रेस ने अपनी पहली सूची के लिए 5 मार्च का समय रखा है। इसी क्रम में हल्द्वानी से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी दीपक बलियोटिया ने खास बातचीत की। दीपक बलियोटिया ने टिकट मिलने की बात पर कहा कि पार्टी हाईकमान का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। अगर पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ चुनाव में हिस्सा लेंगे। देखिए, हमने पार्टी के सम्मुख अपनी इच्छा व्यक्त की है कि लोकसभा नैनीताल उधम सिंह नगर में के लिए हम इच्छुक हैं, क्योंकि स्वर्गीय पंडित नरेंद्र तिवारी जी के परिवार के होने के नाते हम चाहते हैं कि उनके जो विकास कार्य का जो पहिया अवरुद्ध हो गया इस भाजपा सरकार में, उसको धकेलने का काम करें, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। बेरोजगारी, महंगाई, आप देखिए आए दिन आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सब लोग चाहे पुरानी पेंशन को लेके सब लोग रोडों पे, सड़कों पे उतरे हुए हैं। लेकिन इस चुनावी बेला में बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम की बात करना महज एक चुनावी शिगुफा या जुमला समझा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नायक टू जननायक पुस्तक पर आधारित नाटक मिशन सिलक्यारा देखने पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने कलाकारों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने मंचन के जरिए समाज को साहस, समर्थन और एकता का संदेश दिया है। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन सियासत अब भी जारी है। एक ओर जहां सत्ता पक्ष का दावा है कि इस बार सभी विपक्षी विधायक उनके जवाबों से संतुष्ट हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार बजट सत्र की अवधि को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार बजट सत्र की अवधि को कम कर सवालों से बचना चाहती है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मैं इसमें केवल इतना ही कहूँगा कि खुद आप लोगों ने और समाचार पत्रों ने दिखाया किस तरीके से मंत्री विधानसभा में घेरे गए और मंत्री काफ़ी असहज थे। तैयारी, ऐसा लग रहा था वो तैयारी के साथ नहीं आए। और ये मेरा ही नहीं, ये जनता का भी और आप जितने भी खबर नवीस हैं, आप सभी लोगों का जो आकलन आया है उससे हमने ये देखा कि मंत्री असहज थे। बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। लगातार सत्र के दौरान विपक्ष को मौका मिला। ये हमेशा से होता आ रहा है कि विपक्ष कोई ना कोई बहाना करके, जब बोलने का मौका विपक्ष के पास होता है, जब समय दिया जाता है, तब वो केवल हंगामा करते हैं और जब सत्र जो है सब काम समाप्त होने के बाद सत्र समाप्त हो जाता है तो फिर वो आरोप लगाते हैं। तो कांग्रेस हमेशा जो इस प्रकार की राजनीति करती है। आप पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए। सत्र के दौरान लगातार जब 3 दिनों से 4 दिनों से सत्र चल रहा था, उस दौरान उनको मौका मिला, तब बोलना चाहिए था। अब जो है जब सत्र समाप्त हो गया, उनके पास मुद्दे हैं नहीं, तो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। उत्तराखंड में खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बयान देते हुए कहा कि रिक्तता के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तहत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक परिवार योजना के नए राशन कार्ड बनाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और राशन कार्ड के संदर्भ में एनएफएसए के तहत जो राशन कार्ड अलॉटेड है उतने ही राशन कार्ड जो है राज्य सरकार लगातार क्रियान्वित किए हुए है। मैंने बताया कि यदि हमें किसी व्यक्ति का अंत्योदय या किसी व्यक्ति का प्राथमिक परिवार यानी कि गुलाबी या सफ़ेद कार्ड हमें बनाने हैं, तो जैसे ही हमारे पास में कोई यूनिट रिक्त होगी तो वैसे ही वो पात्र व्यक्ति के संग में उसे स्वतः ही जोड़ा जा सकता है, या संबंधित जनप्रतिनिधि हों या संबंधित कोई भी व्यक्ति खुली बैठक के माध्यम से, पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से, फूड इंस्पेक्टर के माध्यम से उसके लिए आवेदन कर सकता है। और जैसे विभाग के पास में किसी रिक्त यूनिट की जानकारी आती है तो विभाग उसको एडजस्ट करता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पुष्कर सिंह धामी ने संस्कृति और धर्मस्य विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में की गई घोषणा के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन से दी है। ये जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने अवगत कराया कि घटोत्कच मंदिर परिसर में 4 दीवारी 2 कक्षों का निर्माण कार्य और मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। क्रियान्वयन पूर्ति हेतु कार्यदायी संस्थान ग्रामीण निर्माण विभाग को 1 करोड़ की धनराशि की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि स्वीकृत धनराशि से मादानुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जाएगा।
नैनीताल जिले में आज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने और चमकने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक नैनीताल जिले में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों को अगले 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। जो है जारी कर दिया गया है। जो हमारी सड़क बिजली पानी से संबंधित एजेंसीज हैं, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आती है जिसमें खतरे की स्थिति उत्पन्न होती है तो सब विभाग जो आपदा के समय में जिस प्रकार त्वरित गति से काम करते हैं वैसे ही काम। हल्द्वानी में वन विभाग, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से गौलापार के बागजाला क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान भारी वन विभाग और पुलिस फोर्स मौजूद रहा। वहीं वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर रहे 8 बड़े निर्माणाधीन भवनों पर वन विभाग ने जेसीबी चलाकर ध्वस्त किया। बताया जा रहा है कि वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर यहां भवन बनाए जा रहे थे। वन विभाग अब अतिक्रमण कर बनाए गए भवन को चिन्हित कर रहा है और नोटिस देने की कार्यवाही कर रहा है। इसके अलावा वन विभाग की जमीन को कब्जा कर दूसरे लोगों को बेचने वाले भूमाफियाओं की भी जांच होगी। प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहा है। प्रशासन का पीला पंजा एक बार फिर से हरकत में आ गया है। जी हाँ, हम खड़े हैं हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में और गौलापार का ये बागजाला एरिया कहलाता है, जहां वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को आज डिमोलिश किया गया। जी हाँ, ये गौलापार का एरिया है बागजाले का, जहां डिमोलिशन की कार्यवाही लगातार जारी है और आप देख सकते हैं जेसीबी यहां लगातार काम कर रही है और अभी भारी मात्रा में यहां पुलिस बल के साथ, सुरक्षा बलों के साथ में यहाँ डिमोलिशन की कार्रवाई की गई। कुछ निर्माण जो यहाँ पक्के निर्माण कराए जा रहे थे, उन निर्माणों पर यहाँ आज जेसीबी का कार्रवाई की गई। उन निर्माणों की कुछ तस्वीरें आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। ये एक भवन था, निर्माणाधीन भवन, जिसपे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इसको पूरी तरह से यहाँ डिमोलिश किया गया है। अवैध निर्माण वन भूमि पर जबरदस्ती किया गया ये निर्माण था, जिसको आज वन भूमि और प्रशासन के द्वारा, वन विभाग और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में इसको डिमोलिश किया गया है। इसी तरीके के लगभग 8 जो यहाँ आज डिमोलिशन किए गए, जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, वो 8 जगहों पर की गई और इन 8 जगहों में आसपास ये जो एरिया है, बागजाले का जो एरिया है, इसी क्षेत्र में 8 जगहों पर इसी तरीके से अवैध निर्माण जो कराया जा रहा था उसको ध्वस्त किया गया है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। आज बागजाला क्षेत्र के अंतर्गत जो आरक्षित वन भूमि में कुछ अतिक्रमणकारी जो नए मकान बना रहे थे, नए एक अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे, उनके मकान चिन्हित किए गए थे। तो उन्हीं को आज प्रशासन के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से, वन विभाग की टीम के द्वारा आज डिमोलिश करने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये वन क्षेत्र में जो नवनिर्माणाधीन 8 मकान थे, इनको वन विभाग द्वारा आज यहाँ पे खाली करवाया जा रहा है और इसका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। ये सारे के सारे नव निर्माण थे और जो अन्य यहाँ पे भवन बने हुए हैं, इनको नोटिस की कार्रवाई वन विभाग द्वारा की जा रही है। रुड़की में उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री महिलाओं ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने रुड़की के बोट क्लब से पैदल हजारों की संख्या में प्रदर्शन करते हुए जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंची, जहां पर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एएसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सरकार से मांग रखी कि या तो उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए या वेतनभोगी बनाया जाए। कार्यकर्तियों ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने अपने मानदेय से वृद्धि के संबंध में मांग रखी है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन है, जो जिलाधिकारी के माध्यम से संबंधित शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। तो क्या इनकी मांगे मान ली जाएगी सर? जिस तरह से जायज मांगे बोल रही हैं कि जो, देखिए, उस पर मेरा कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि मांग शासन से संबंधित है। हाँ। और संबंधित मतलब जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये शासन में प्रेषित कर। देहरादून में कब्रिस्तान को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। एक आदेश में कहा गया कि 1.5 हेक्टेयर भूमि कब्रिस्तान के लिए दी गई, जिस पर एमडीडीए का कोई भी मालिकाना हक नहीं है। बावजूद इसके एमडीडीए के अधिकारियों ने कब्रिस्तान पर सड़क का टेंडर पास कर दिया, जिसको लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि परियोजना का नाम देकर एक बड़े जमीन स्कैम को अंजाम दिया जा रहा है। सर, इसमें विषय बड़ा ही गंभीर है। एक भूमि भूखंड में
एक सचिवालय आवास समिति नाम से कॉलोनी काटी जा रही है, उसको सचिवालय समिति वालों के लिए बताया गया, जिसके लिए संपर्क मार्ग मांगा जा रहा था। तो वहाँ जहाँ से संपर्क मार्ग निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, वो स्थानीय लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान है, उनकी आपत्ति दर्ज है, उनकी मांग है इस पर सीमांकन कर दो, जिसको विभाग करने से लगातार कतरा रहा है। और सबसे गंभीर बात इसमें मुख्यमंत्री जी की घोषणा का वो हवाला देके जो जिसपे ये पूरा काम हुआ है, टेंडर पास हुआ है, उस घोषणा की जब हम सत्यता जानी तो हमें पता चला कि घोषणा का डायरेक्शन आवास विभाग को है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से कांवड़ पटरी का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। साथ ही पिछले साल बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई कांवड़ पटरी की मरम्मत कराकर उसमें अन्य जन सुविधाओं को भी विकसित किया जा रहा है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने शंकराचार्य चौक से ऋषिकुल चौक तक सौंदर्यीकरण और मरम्मत के काम का निरीक्षण किया। इस दौरान अंशुल सिंह ने ठेकेदार और कर्मचारियों को बरसात के समय सही ढंग से जल निकासी होने को लेकर निर्देश दिए। देखिए, जैसे हम नहर पटरी को माना जाए तो इसको ऑक्सीजन लेन कहते हैं। हरिद्वार में जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, जो भी एज ग्रुप के लोग हैं, सब यहाँ सुबह या शाम टहलने आते हैं। तो इसमें हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स लिए हैं। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं प्लांटेशंस, नए प्लांटेशंस हम लगवा रहे हैं यहाँ, और अभी एक पाम ट्री की एक लाइन आएगी जिससे हमारी जो बेसिकली इन्वायरमेंट है वो और क्लीन रहेगी। दूसरी चीज़ है, हमने यहाँ इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछवाए हैं ताकि लोग जो वॉक करते हैं उनके घुटनों पे कमज़ोर आए। तीसरा, हमने यहाँ हमारा साइकिल ट्रैक बनाएंगे, जो छोटे बच्चों को अपना साइकिल चलाना चाहते हैं, कोई एजेड लोग भी थोड़ी साइकिलिंग करके अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो यहाँ कर सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए।